हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल वेपर फेज डिपोजिशन, यानी हम नैनो मटेरियल्स को कैसे बना सकते हैं केमिकल वेपर फेज डिपोजिशन से। ठीक है, तो इस नाम से ही पता चल जाता है कि एक तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है, यानी एक केमिकल मेथड है, और दूसरा यहाँ पे हम वेपर फेज डिपॉजिट कर रहे हैं, यानी पहले प्रिकर्सर को वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद में उसको डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, किसी सबस्ट्रेट के ऊपर। तो ये चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। इसको हम शॉर्टकट में CVD भी कहते हैं, CVD केमिकल वेपर फेज डिपोजिशन। क्लियर? तो ये केमिकल वेपर फेज डिपोजिशन समझने के लिए हमारे पास में चार चीज़ें रहती हैं, मतलब चार चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं हम, तब जाके ये डिपोजिशन होती है। वो चार चीज़ें मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। देखो, अगर इसको समझना है ना केमिकल वेपर फेज डिपोजिशन को, तो चार चीज़ों को ज़रूरी समझना है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं इसमें। देखो, सबसे पहला जो है वो है सबस्ट्रेट। पहली जो चीज़ है जो हम इस्तेमाल करते हैं इसमें वो है सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट वो लेयर है या वो सरफेस है या वो सब्सटेंस है जिसकी सरफेस पे, मान लीजिए एक सब्सटेंस है और इसकी सरफेस पे हमें डिपोजिशन करना है। इसकी सरफेस पे हमें डिपोजिशन करना है। किसका डिपोजिशन करना है? नैनो पार्टिकल्स का डिपोजिशन करना है। ठीक, तो जिसकी सरफेस पे नैनो पार्टिकल्स का डिपोजिशन होता है उस सब्सटेंस को बोलते हैं हम, ये सबस्ट्रेट। क्या है ये? सबस्ट्रेट। समझ में आया? शाबाश, इसको मैं सबस्ट्रेट बोलूँगा। अब दूसरा जो है, दूसरा हम यूज़ करते हैं कैटलिस्ट। दूसरी जो चीज़ है वो है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट वो चीज़ है जिससे ये रिएक्शन फास्ट होती है। तो अभी यहाँ पे मैं कोई कैटलिस्ट का नाम नहीं लूँगा फ़िलहाल, ठीक है। तो लेकिन एक एग्जांपल बोल सकता हूँ मैं, जैसे अगर हमें कार में नैनो ट्यूब्स बनाने हो, वहाँ पे हम निकल या कोबाल्ट वगैरह का कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जब मैं कोई नैनो मटेरियल बनाऊंगा, कोई नैनो मटेरियल की प्रिपरेशन इस मेथड से आपको दिखाऊंगा, उस टाइम पे उस कैटलिस्ट का मैं नाम लूँगा, राइट। और तीसरी जो सब्सटेंस है, जो थर्ड थिंग है जो हम यूज़ करते हैं, वो है प्रिकर्सर। अब ये प्रिकर्सर क्या है? प्रिकर्सर का मतलब जो पेरेंट सब्सटेंस होता है नैनो पार्टिकल्स का। मान लीजिए मुझे नैनो पार्टिकल, जो ये मेटल नैनो पार्टिकल बिठाने हैं, सपोज ये मेटल है, तो मुझे मेटल एक सरफेस पे बिठाना है, ठीक। तो मैं डायरेक्ट मेटल नहीं लूँगा, मैं लूँगा या तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कोई, या मैं मेटल क्लोराइड लूँगा। सपोज मैंने लिया मेटल क्लोराइड को मैंने किस में कन्वर्ट किया? मेटल नैनो पार्टिकल्स में। अब ये मेटल डायरेक्ट तो नहीं आया, ये आया इन द फॉर्म ऑफ मेटल क्लोराइड। जो चीज़, जिस चीज़ से मैं ये नैनो पार्टिकल्स बनाता हूँ उसको मैं कहता हूँ ये है प्रिकर्सर। क्या है ये? प्रिकर्सर। ये समझ लेना, ठीक। ये हो गई तीन चीज़ें। अब चौथी जो चीज़ है जो हमें समझनी है वो है, उसको बोलते हैं हम कैरियर गैस। चौथी चीज़ कैरियर गैस। क्लियर? यानी ये वो गैस है जो प्रिकर्सर को आगे धकेलती है या इसमें जो वेस्ट है वो बाहर निकालती है। कैरियर गैस का मतलब, इसको मैं फोर्स गैस भी बोल सकता हूँ, फोर्स गैस या फोर्स्ड गैस। यानी जो, मान लीजिए हमें ये प्रिकर्सर किसी इंस्ट्रूमेंट में धकेलना है, मतलब उसमें पुश करना है, तो उसको ले जाने के लिए हम एक गैस का इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभी ये गैस जो है ना सिर्फ कैरियर का काम करती है, लेकिन कभी कभी यही गैस इस चीज़ को कन्वर्ट करने में मदद करती है, यानी इसको इसमें कन्वर्ट करती है। चलो, ये सब चीज़ें ना, ये चार चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ये हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और हम कैसे केमिकल वेपर फेज डिपोजिशन से नैनो मटेरियल्स बनाते हैं। समझ में आया? तो ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक।
अब देखो ये केमिकल वेपर फेज डिपोजिशन से हम नैनो मटेरियल्स कैसे बनाते हैं। देखो सबसे पहले मैं एक मेथड बताऊंगा आपको, थर्मल मेथड। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं आपको बताऊंगा एक मेथड, उसको बोलते हैं थर्मल मेथड। वो थर्मल मेथड में यहाँ पे डिस्कस करूँगा, बाकी मेथड्स भी हमें डिस्कस करनी है, बाकी टेक्निक्स भी हमें डिस्कस करनी है। तो फिलहाल मैं बताऊँगा आपको थर्मल मेथड में कैसा करते हैं। देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें एक रहता है ओवन, एक ओवन नहीं बोलूँगा, फर्नेस बोलूँगा इसको, ठीक है, फर्नेस, राइट, क्योंकि इस फर्नेस का हमें टेम्परेचर बहुत हाई मिलता है। ठीक, इस फर्नेस को मान लीजिए फर्नेस चेंबर है, मैं इसको लिखूँगा ये फर्नेस चेंबर, फर्नेस चेंबर यानी फर्नेस के अंदर का चेंबर जिसके अंदर रिएक्शंस होती है। इसके अंदर हम सबस्ट्रेट रखते हैं, ये सबस्ट्रेट, इसको मैं दूसरे कलर से बनाऊंगा, ये सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब इसके ऊपर हमें नैनो पार्टिकल्स का डिपोजिशन करना है। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। ये होगा एक, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसको ये जो ये वाला ये यहाँ से जो पाइप निकल रहा है, इसको मैं बोलूँगा ये आउटलेट है। ये आउटलेट हम जोड़ देते हैं वैक्यूम से, किससे जोड़ देते हैं, वैक्यूम पंप बोलूँगा मैं, वैक्यूम पंप, राइट। और ये जो है ये वाला, ये इनलेट है, इनलेट। अब इनलेट क्या होता है, इनलेट जुड़ा हुआ रहता है दो सिलेंडर से। एक सिलेंडर यहाँ पे लूँगा मैं, दूसरा सिलेंडर यहाँ पे लूँगा, मैं दूसरा कंटेनर में यहाँ पे लूँगा, दो कंटेनर्स में रफ डायग्राम बना रहा हूँ। देखो एक चेंबर में हम या एक कंटेनर में हम प्रिकर्सर लेते हैं, क्या लेते हैं, प्रिकर्सर, आप इसमें भी ले सकते हैं, इसमें भी। और दूसरे में हम लेते हैं गैस, कौन सी गैस, कैरियर गैस बोलूँगा मैं यहाँ पे, कैरियर गैस, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसको बाहर से जो है ना, बाहर से हीट देते हैं हम, और ये एक्चुअली ओवन ऐसे रहता है, तो ओवन से इलेक्ट्रिकल हीटिंग करते हैं, तो इसको हीट प्रोवाइड करता है, हीट, इसको मैं लिखूँगी हीट। और कितना हीट, ये हीट जो है ना, ये 220 से लेके 2200 तक, तो जनरली मैं लिखूँगा 2000 डिग्री सेल्सियस जनरल, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमें नैनो मटेरियल बनाना है वो नैनो मटेरियल 2000 डिग्री सेल्सियस को बर्दाश्त करना चाहिए। अगर वो इस पे स्टैंड रहा, विद स्टैंड रहा, तो कोई टेंशन नहीं। अगर वो इस टेम्परेचर पे डिकम्पोज होता है, हाई टेम्परेचर पे, तब हम वो नैनो मटेरियल इसमें नहीं बना सकते, ये याद रख लेना, ठीक है। देखो होता क्या है, मान लीजिए मुझे कोई मेटल का डिपोजिशन करना है इसमें, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं मेटल क्लोराइड MCl2, ठीक, और इसमें लूँगा मैं गैस, सपोज हाइड्रोजन गैस। तो होगा क्या, यहाँ पे ये गैस इसमें फ्लो होती है, ठीक है, लेकिन गैस इसमें फ्लो करने से पहले हम इसको पर्ज करते हैं, यानी इसको पहले इनर्ट बना देते हैं इस एटमॉस्फेयर को। और वो इनर्ट जो है ना, इनर्ट एटमॉस्फेयर, वो हम बनाते हैं हीलियम से। किससे, हीलियम, क्लियर, हीलियम एटमॉस्फेयर, ताकि कोई दूसरी रिएक्शन ना हो, हीलियम गैस से इस एटमॉस्फेयर को इनर्ट करते हैं। अब देखो होता क्या है, यहाँ से आ गया MCl2, राइट, प्लस रख दिया मैंने हाइड्रोजन। देखो होता क्या है, ये जो रिएक्शन है ना, ये मैं थोड़ा यहाँ पे बताऊंगा। ये मान लीजिए हमारी मेटल सरफेस है, या सॉरी सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट पे यहाँ पे मेटल क्लोराइड, ठीक, ये यहाँ पे डिपॉजिट होता है, और साथ में ये डिपॉजिट होता है हाइड्रोजन, क्या होता है, हाइड्रोजन, ठीक। तो हाइड्रोजन क्या करता है, इस मेटल सरफेस के ऊपर ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन निकल जाता है, इस तरह से ये हाइड्रोजन क्लोरीन निकलता है, यानी यहाँ पे निकलता है HCl, यहाँ पे दिखाऊंगा मैं, ये HCl गैस, राइट, HCl बन गया, ये निकल जाता है यहाँ पे, और पीछे रहता है ये मेटल, लेकिन ये
मैंने सरफेस से दूर बनाया, एक्चुअली ये सरफेस के ऊपर होता है, ये जो ना ये सब, ये पहले सरफेस पे एब्जॉर्ब होते हैं और सरफेस के ऊपर यहाँ पे मेटल रह जाता है। इसी तरह से फिर दूसरा मेटल आ जाता है, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यानी मेटल क्लोराइड आता है, वो रिड्यूस होता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है, HCl बाहर निकल जाता है। ठीक है, मेटल क्लोराइड आता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है, HCl बाहर निकलता है, लेकिन मेटल पीछे रह जाता है और इस सबस्ट्रेट पे डिपॉजिट हो जाता है। ये मान लो एक पार्टिकल, फिर दूसरा पार्टिकल, फिर तीसरा, सो ऑन। तो इस तरह से इस सबस्ट्रेट पे पूरी एक लेयर बन जाती है, राइट। और ये सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर सरफेस पे नहीं, जितनी सरफेस खुली है, यानी जितनी सरफेस एसेसिबल है, मान लीजिए अगर हमने चेम्बर के, ये मान लीजिए चेम्बर, और हमने ये रख दिया, इसके ऊपर सरफेस ऐसे रख दी, तो फिर तो पार्टिकल सिर्फ यहाँ पे डिपॉजिट होंगे, है ना। लेकिन अगर हमने चेम्बर में, ये मान लो चेम्बर है, ये चेम्बर है, और सबस्ट्रेट ऐसे रख दिया, तो फिर तो पूरी सरफेस एसेसिबल है, फिर यहाँ पे भी पार्टिकल, यहाँ, पूरे सरफेस पे पार्टिकल्स डिपॉजिट होंगे। क्लियर, समझ में आया ना। तो ये बन गई एक लेयर। अगर हम कंटिन्यूअस रखेंगे, मतलब हम इसको बाहर नहीं निकालेंगे, हम रहने देंगे उसको चेम्बर में ही, और प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे, तो फिर इसमें ये जो सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर मल्टी लेयर डिपोजिशन भी हो सकता है। यानी जो लेयर्स है ना, ये पहले एक लेयर बनेगा, मान लीजिए ये एक लेयर बन गया, राइट। इस एक लेयर के बनने के बाद में इसके ऊपर दूसरी लेयर जम जाएगी, यानी लेयर मोटी हो जाएगी। यानी हम थिकनेस को बढ़ा सकते हैं अगर हम मटेरियल को वहीं पे रहने देंगे, क्योंकि एक लेयर बनने के बाद में इसके ऊपर दूसरी लेयर जमा हो जाएगी, फिर तीसरी, फिर सो ऑन। यानी हम इस मटेरियल को, ये जो नैनो मटेरियल इसके ऊपर आ गया, इसका हम स्मॉल यानी थिन लेयर भी बना सकते हैं, थिन फिल्म भी बना सकते हैं, और थिक फिल्म भी बना सकते हैं। इसका साइज हमारे हाथ में रहता है। ठीक है, तो ये हो गया, बन गई ये लेयर। अब यहाँ पे जो HCl गैस है, HCl गैस को हम यहाँ से वैक्यूम पंप के थ्रू बाहर निकालते हैं। समझ में आया, यानी यहाँ से यहाँ ले जाते हैं, राइट। क्लियर, तो यहाँ तक समझ में आया। हाँ, अगर ये समझ में आया तो, या और एक बात आपको याद रखनी है, ये जो गैस हम इसमें देते हैं ना, ये गैस हाइड्रोजन का, या फिर ये जो प्रिकर्सर हमने इसमें दिया, ये हमें बिल्कुल कंट्रोल्ड मैनर में देना पड़ता है। और याद रखना, जो MCl2 है, यानी प्रिकर्सर जो रहता है, प्रिकर्सर हमें फीड करना पड़ता है एट लो प्रेशर। इतना याद रख लेना, तब जाके अच्छी केमिकल वेपर फेज डिपोजिशन होगी। क्लियर, यानी हमने केमिकल लिया, ठीक, यानी प्रिकर्सर लिया, उसको इस सरफेस के ऊपर रिएक्ट कराया, उसमें से क्लोराइड निकल गया, यानी जो बाकी रेसिड्यू था वो निकल गया हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होके, और मेटल यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। ठीक, क्लियर। और ये वेपर फेज में आया था, है ना, ये वेपर से आए थे, ये तो समझ में आया ना। हमने वेपर्स को केमिकल रिएक्शन करा के डिपॉजिट करा दिया, इसलिए हम इसको बोलते हैं केमिकल वेपर फेज डिपोजिशन। समझ में आया ये बहुत आसान है। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या क्या है मैं बताऊंगा। एडवांटेज, डिसएडवांटेज भी बोलूँगा मैं। सबसे पहला एडवांटेज इसका ये है कि इसमें प्योर मटेरियल मिलता है, प्योर नैनो मटेरियल, क्योंकि आपको सिर्फ मेटल यहाँ पे ना ये डिपॉजिट हो जाएगा। जो आपने लो प्रेशर पे मेटल प्रिकर्सर दिया था, जैसे मेटल क्लोराइड दिया था या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दिया था, तो मेटल रह जाएगा, बाकी जो कचरा है इसमें क्लोराइड वगैरह वो बाहर निकल जाएगा, तो प्योर बन जाता है। और इसमें डिज़ायर्ड साइज बनता है,
यानी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, डिज़ायर्ड साइज, शेप, ठीक है। तो ये शेप और साइज जो है ये आप कंट्रोल कर सकते हैं, या आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। और दूसरा ये जो रिएक्शन है ना, रिएक्शन इजी है, इजी टू कंट्रोल, इट इज़ इजी टू कंट्रोल। लेकिन इसमें डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, शाबाश को मालूम है आपको। डिसएडवांटेज इसमें यह है कि इसमें हम सिर्फ वही नैनो मटेरियल्स बना सकते हैं जो हाई टेम्परेचर पे स्टेबल रहें, यानी ओनली दोज मटेरियल्स कैन बी प्रिपेयर्ड, दोज मटेरियल्स कैन बी प्रिपेयर्ड which can withstand high temperature, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आपको सिर्फ याद रखना है कि हम प्रिकर्सर लेते हैं, गैस लेते हैं, उसको इस ओवन के थ्रू पास करते हैं, या फर्नेस फर्नेस के थ्रू पास करते हैं, और फर्नेस के अंदर रखते हैं हम सबस्ट्रेट जिसके ऊपर हमें नैनो मटेरियल बिठाना हो। जब हम पास करते हैं तो ये जो प्रिकर्सर है और ये जो गैस है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। हीलियम का काम क्या है, यहाँ पे हीलियम रिएक्ट नहीं करता, हीलियम सिर्फ इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। ये दोनों रिएक्ट करते हैं, और कहाँ रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल सरफेस के ऊपर। इसमें से जो ये क्लोराइड और हाइड्रोजन है ये आपस में रिएक्ट होकर बाहर निकल जाते हैं एज HCl, और मेटल पीछे रह जाता है, मेटल पार्टिकल्स जो इस सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होते हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं केमिकल वेपर फेज डिपोजिशन, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम मिलेंगे एक नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।